नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण। दोस्तों आज का हम लोगों का ये वीडियो होगा अंग्रेजी का चौथा वीडियो, फोर्थ वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अंग्रेजी के मैं बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर के जरूर चेक करिए। और ये जो अंग्रेजी के मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपका यूपी टेट पेपर 1 प्राइमरी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जूनियर दोनों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो अगर आपका लैंग्वेज फर्स्ट में या लैंग्वेज सेकंड में अगर आप इंग्लिश की तैयारी करते हैं यूपी टेट के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे अंग्रेजी व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी प्रकार के एग्जाम में आता है। पूरे भारत में अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। तो वैसे तो वीडियो सभी के लिए है, लेकिन खास करके यूपी टेट वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा और स्पेशल हो जाता है, उनके टाइप, उनके सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था वो मैंने बताया ही आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और इन तीनों टेंसों के चार जो प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों का चारों जो भाग है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और उसके जस्ट आगे आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अंग्रेजी ग्रामर में इंग्लिश आर्टिकल से शुरू करेंगे। दोस्तों आर्टिकल क्या है मित्रों, आर्टिकल्स क्या होते हैं अंग्रेजी में, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिकल क्या है? ए, एन और द, इन तीनों को आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिकल। ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है इंग्लिश ग्रामर में। आर्टिकल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल में आपका ए और एन आता है। और एक होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल में होता है आपका द। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल में यह किसी व्यक्ति, स्थान या अनिश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है, जैसे कि ए और एन। वहीं डेफिनिट आर्टिकल क्या करता है? डेफिनिट आर्टिकल यह किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। यानी कि इनडेफिनिट माने कि अनिश्चित और डेफिनिट मतलब कि निश्चित। तो अनिश्चित के लिए ए और एन लगाते हैं और निश्चित के लिए द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे यूज ऑफ ए और एन, यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले इसका रूल है यूज करने का ए का। तो ए का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन शब्द से पहले किया जाता है जिस शब्द का प्रथम अक्षर यानी कि कॉन्सोनेंट है या प्रथम अक्षर की ध्वनि कॉन्सोनेंट के समान है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखते हैं, जैसे कि ए कैट यानी कि एक बिल्ली, ए चेयर यानी कि एक कुर्सी, ए फैन यानी एक पंखा और ए बैट यानी कि एक बल्ला। दूसरा नियम होता है इसका एन का। तो एन का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन शब्द से पहले किया जाता है जिस शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर हो, यानी क्या हो? आपका वॉवेल हो, या प्रथम अक्षर वॉवेल हो यानी कि स्वर हो। इंग्लिश में वॉवेल जो होते हैं, स्वर होते हैं, वो 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू जो है अंग्रेजी में 5 आपके स्वर होते हैं, वॉवेल होते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पे एन अम्ब्रेला, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा है? यू लिखा है। यू मतलब क्या है? आपका स्वर है। तो स्वर है तो क्या लगेगा? एन लगेगा। एन एलिफेंट, क्योंकि इसके आगे ई है यानी कि ये भी क्या है? स्वर में आता है। ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर नाउन है, जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट, ये क्या है? और साथ ही साथ प्रथम ध्वनि अगर स्वर है या प्रथम अक्षर वॉवेल है तो आपका एन लगेगा। तो ए और एन का फर्क आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं तीसरा नियम। सिंगुलर नाउन से पहले भी आपका हमेशा ए और एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ए बुक। तो ए बुक मतलब क्या है? एक किताब। ठीक है, आगे चलिए। अब यूज ऑफ ए एन रूल का 4 से 9 तक का नियम देखते हैं। चौथा नियम क्या कहता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी जिसे गिना जा सके, इससे पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ए कूलर यानी कि एक कूलर। उसके बाद 5वां नियम क्या कहता है कि प्रोफेशन, जैसे कोई पेशा है, इससे पहले भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एन आर्किटेक्चर यानी कि क्या है? एक आर्किटेक्चर है। 6वां नियम क्या कह रहा है? ए और एन का प्रयोग हम वाट और सच जैसे शब्दों के बाद
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किया जाता है, जैसे कि व्हाट ए सीन, यानी कि क्या बेहतरीन सीन है, सच ए बिग हॉल, यानी कितना बड़ा हॉल है। तो इसके पहले भी जो है हम ए का प्रयोग और एन का प्रयोग करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में। अगला 7वां नियम कह रहा है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति की उपमा से किसी अन्य की पहचान दी जाए तो ए एन का प्रयोग होता है, जैसे कि ही इज़ द अंबानी ऑफ आवर सोसाइटी, यानी कि यह हमारी सोसाइटी का क्या है, अंबानी है। तो इसमें क्या हो रहा है, उपमा दिया जा रहा है, तो उपमा की पहचान अगर हो रही है तो यहाँ भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। 8वां नियम कह रहा है कि किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं, जैसे कि सी इज एन इंडियन, यहाँ पे आई भी लगा हुआ है, और विशेष व्यक्ति यानी कि ये क्या है, एक भारतीय महिला है। ए डॉग इज एन एनिमल, यानी यहाँ पे क्या है, आपका स्वर भी लगा हुआ है और सिंगुलर नाउन भी है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग होगा। रूल नंबर 9 कह रहा है कि यदि सिंगुलर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो ए और एन को एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं, जैसे सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे ए जो लगा हुआ है ये आपका एडजेक्टिव से ठीक पहले लगा हुआ है। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पे ऑनेस्ट के ठीक पहले एन लगा हुआ है, यानी कि ये एडजेक्टिव से ठीक पहले लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल, यानी कि द का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो इसमें आपका इसका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान, वस्तु एवं सभी सिंगुलर और प्लूरल के लिए किया जाता है, जैसे कि नेचुरल आर यूनिक थिंग, जैसे कि द सन क्या है, एक नेचुरल और निश्चित है कि सूरज जो है वो उगेगा ही उगेगा। द अर्थ यानी कि एक पृथ्वी क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। द मून एक चंद्रमा, तो क्या है, एक निश्चित व्यक्ति, स्थान, वस्तु और सभी सिंगुलर और प्लूरल के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 कह रहा है कि नदियों, समुद्रों, महासागरों, पहाड़ों, झीलों, नहरों, जहाजों, मरुस्थलों आदि के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द हिमालय, द गंगा, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन। रूल नंबर 3 कह रहा है कि ऐतिहासिक भवनों, धार्मिक स्थानों, ग्रंथ, अखबार आदि के नाम से पहले भी हम जो है वो द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल, द गीता, द इंडियन एक्सप्रेस। रूल नंबर 4 कह रहा है कि पार्टी, ऐतिहासिक घटनाओं आदि से पहले भी हम जो है वो द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द कांग्रेस, द बैटल ऑफ पानीपत, तो यहाँ भी हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे रूल नंबर 5 कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री और इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून से पहले, लेकिन इनसे पहले लास्ट, एवरी या नेक्स्ट शब्द ना हो, ये ध्यान रखना है। इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून और सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनसे पहले लास्ट, एवरी या नेक्स्ट शब्द ना हो, लेकिन द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 कह रहा है कि किसी खास चीज़ को बताने के लिए और तारीख से पहले भी हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ द हाउस, टुडे इज़ द 30th ऑफ द जुलाई। रूल नंबर 7 कह रहा है कि प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए और उन सिंगुलर नाउन से पहले जो पूरी जाति का बोध कराते हैं। प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए और उन सिंगुलर नाउन से पहले जो पूरी जाति के बोध कराते हैं, उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द शर्माज, द डॉग इज ए फैथफुल एनिमल, तो यहाँ पे क्या है, द का इस्तेमाल हो रहा है। रूल नंबर 8 कह रहा है कि जैसे कोई बीमारी, भाषा, कंपनियों, बैंक, रंगों के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सी डाइड ऑफ डेंजर फेवर, स्पीक इंग्लिश, सी लाइक्स पिंक, तो इसके पहले जो है हम किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करते। जैसे कोई बीमारी हुई है, कोई भाषा बोल रहे हैं, कोई कंपनी का नाम है, बैंकों का नाम है, रंगों के नाम है, तो इसके पहले हम जो है वो द का प्रयोग, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला है आपका रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में क्या होता है कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गिनने वाला जिसको गिना जा सके, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आता है तो उसके पहले ए और एन लगता है, लेकिन जब उसी नाउन का सेकंड टाइम यूज करते हैं तो द का प्रयोग हो, जैसे कि आई सा ए गर्ल, द गर्ल वाज ए ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका द का यूज होगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे अब देखते हैं पंक्चुएशन मार्क, यानी कि विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं।
इसको समझते हैं। विराम चिन्ह इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा, जैसे कि पंक्चुएशन इज द नेम ऑफ द मार्क एज यूज इन राइटिंग, यानी कि लिखते समय जो एक मार्क होता है वो आपका विराम चिन्ह कहलाता है। दे आर वेरी इसेंशियल साइन टू अंडरस्टैंड ए सेंटेंस इन द करेक्ट वे, यानी कि आप जब तक साइन को सही से नहीं पहचानेंगे तब तक आप किसी सेंटेंस को सही से नहीं समझ पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप चिन्ह को पहचानें कि कहाँ पे कौन सा चिन्ह लग रहा है। दे रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन एंड फीलिंग इन ए सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में क्या एक्सप्रेशन और क्या फीलिंग आ रही है उसको दर्शाता है विराम चिन्ह। पंक्चुएशन मार्क आर डिवाइडेड इनटू 9 टाइप, यानी कि विराम चिन्ह को 9 प्रकार से विभाजित किया गया है, बांटा गया है। ये विराम चिन्ह क्या है? सबसे पहला विराम चिन्ह आता है आपका पंक्चुएशन मार्क पूर्ण विराम, जिसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं अंग्रेजी में। फुल स्टॉप कम आफ्टर द एंड ऑफ ए सेंटेंस, इनके फुल स्टॉप जो बिंदु आता है ये फुल स्टॉप इसको बोलते हैं, और ये सेंटेंस के लास्ट में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी कि मैं बाजार जा रहा हूँ, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया। आगे दूसरा आता है कॉमा, यानी जिसको बोलते हैं अल्प विराम। कॉमा इज यूज बिटवीन 2 सेंटेंस दैट कंटेन 2 सिमिलर क्लासेज आर ए कंपाउंड सेंटेंस, यानी कॉमा जो होता है ना उसको अल्प विराम बोलते हैं, और ये 2 सेंटेंसों के बीच में लगता है। जैसे कि राम, नीता, नेहा, रोहन आर गोइंग टू द मार्केट, यानी कि राम, नीता, नेहा और रोहन ये सभी जो है मार्केट जा रहे हैं। तो इसमें अल्प विराम यानी कि कॉमा का प्रयोग किया गया है। तीसरा आता है आपका सेमी कॉलन, यानी कि अर्ध विराम। सेमी कॉलन अर्ध विराम का मतलब क्या होता है? सेमी कॉलन इज यूज व्हेन 2 सेंटेंस सच एज कंपाउंड एंड मिक्स सेंटेंस आर ऑफ अपोजिट नेचर, दिस मार्क शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल सेंटेंस, यानी कि अर्ध विराम वहाँ लगता है जहाँ पे 2 सेंटेंस हैं लेकिन उसमें सेंटेंस कंपाउंड भी हैं और मिक्स सेंटेंस हैं, साथ ही साथ दोनों जो है वो अपोजिट नेचर के हो, यानी कि विरोधाभासी शब्द हो, वहाँ पे जो है आपका ये अल्प विराम काम आता है, सॉरी अर्ध विराम काम आता है। जैसे कि यू शुड स्टॉप ईटिंग टू मच अदरवाइज वेट विल इंक्रीज, यानी कि तुम जो है बहुत ज़्यादा खाना बंद करो नहीं तो तुम्हारा वेट जो है वो बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। तो यहाँ जो है विरोधाभासी शब्द ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है जिससे कि वजन बढ़ जाए, तो ये यहाँ पे अदरवाइज जो है अन्यथा जो लगा हुआ है ये क्या है? आपका अपोजिट नेचर को दर्शा रहा है। चौथा आता है आपका क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दिस पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू डिफाइन ए क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन मार्क का मतलब ही हुआ कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, मतलब क्या है? ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। आगे अगला पांचवा आता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन एंड आफ्टर स्ट्रॉन्ग इंपरेटिव सेंटेंस विच मार्क सर्टेन डायरेक्ट कमांड्स। जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, जो चिन्ह होता है एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयादिबोधक चिन्ह, वो एक प्रकार के विस्मय से भरा जो शब्द होता है या इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंटरजेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन होता है, वहाँ पे इसका प्रयोग हो। जैसे कि डोंट पिक दैट, यानी कि तुम इसको नहीं पिक कर सकते। तो यहाँ पे दैट जो लगा है ना, ये क्या है? आपका विस्मय का बोध है, विस्मय का प्रदर्शन कर रहा है। नेक्स्ट अगला आता है आपका 6 नंबर पे डैश, यानी जिसको हम निर्देशक चिन्ह भी बोलते हैं। यहाँ पे सब चिन्ह भी लिखा हुआ है। तो इंडिकेट एडिशनल इंफॉर्मेशन विच विद मोर एम्फेसिस देन ए कॉमा। जो डैश लगा होता है ना, इसको निर्देशक चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे कि सी इज एन ऑथर एंड ए वेरी गुड वन टू, यानी कि यह एक बहुत अच्छी लेखिका है, साथ ही साथ बहुत अच्छी भी है। तो यहाँ पे जो योजक चिन्ह लगा है एक तरीके से कहे तो हिंदी में, और डैश का मतलब क्या होता है? निर्देशक। अगला 7वां आता है आपका हाइफन योजक। ये हाइफन और डैश ये दोनों एक ही जैसे सिमिलियर दिखते हैं, लेकिन इसमें अंतर होता है। हाइफन कनेक्ट एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन वर्ड, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि 2 ऐसे शब्द जिनके बीच में योजना बनती हो, यानी कि दोनों का आपस में जुड़ाव हो। तो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, ये क्या है? इसमें आपका कनेक्शन बन रहा है, तो ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट एलिमेंट है हाइफन। 8वां आता है आपका कोटेशन मार्क आर इन्वर्टेड कॉमाज। तो कोटेशन मार्क जिसको उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह बोलते हैं। तो कोटेशन मार्क ऐसे होता है, कोटेशन मार्क इनक्लोज कोटेशन, इट मार्क्स ए डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि 7 इज माई फेवरेट नंबर, तो यहाँ पे क्या है? 7 को हमने इन्वर्टेड कॉमा में किया हुआ है, क्वेश्चन मार्क में कोटेशन मार्क में किया हुआ है। तो 7 क्या है? मेरा एक परफेक्ट और फेवरेट नंबर है।
तो 7 इज़ माई फेवरेट नंबर, ये भी करेक्ट है, यानी कि ये उद्धरण चिन्ह में भी इसको लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी सिंगल कॉमा और डबल कॉमा। 9 नंबर पे आता है आपका कोलन, जिसको अपूर्ण विराम कहते हैं। इंट्रोड्यूस ए सेकेंड क्लास दैट एक्सपेंड और इलुस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट, यानी कि ये दर्शाता है कि अभी जो है सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, सेंटेंस अभी अधूरा है। जैसे कि वी लर्न द फॉलोइंग एट द कैंप, रॉक क्लाइंबिंग, कैनोइंग एंड राफ्टिंग। तो यहाँ पे हमने जो सीखा है कैंप में, जैसे कि रॉक पे चढ़ने के लिए और कैनोइंग करने के लिए और राफ्टिंग करने के लिए, तो यहाँ पे कैंप के बाद जो ये हम लगाए हुए हैं अपूर्ण विराम, इसके आगे रॉक क्लाइंबिंग, कैनिंग और राफ्टिंग जो लिखा हुआ है, ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे सेंटेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे सेंटेंस अभी जारी है, यानी कि ये अपूर्ण विराम है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे मॉडल ऑक्सिलरीज की तरफ। टाइप एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? मॉडल वर्ब का एक प्रकार होता है। मॉडल क्या होता है? वर्ब का ही एक प्रकार है। और वर्ब में दो प्रकार के होते हैं, एक वर्ब होता है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज और दूसरा होता है आपका सेमी मॉडल। तो मॉडल्स में वर्ब जो है, मॉडल्स ऑक्सिलरीज में दो प्रकार होते हैं। पहला होता है मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसमें कि हम कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू और अपनी नेगेटिव फॉर्म के साथ लगाते हैं इसको। यानी कि ये जो शब्द है ये हमेशा नेगेटिव फॉर्म के साथ ही आएगा मॉडल ऑक्सिलरीज में से। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, ये सब नेगेटिव फॉर्म के साथ इसका यूज किया जाता है मॉडल ऑक्सिलरीज का। उसके बाद दूसरा था आपका सेमी मॉडल। सेमी मॉडल में क्या होता है? जिनमें हम नीड, डिड नॉट, डिड, डेयर नॉट, यूज टू, ये सब जो है नीड नॉट, डेयर नॉट और यूज टू, ये सब जो है वो आपके सम्मिलित होते हैं। मॉडल की 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। मॉडल की 3 कॉमन जो है वो प्रकार भी होते हैं। जैसे कि पहला आता है आपका, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बहुवचन हो या एक वचन हो, हमेशा एक जैसा ही रहेगा। साथ ही साथ मॉडल की इनफाइनाइट फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है, इसलिए इन्हें हम डिफेक्टिव वर्ब भी कहते हैं मॉडल को। ठीक है, ये मॉडल के 3 मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मॉडल एंड देयर यूजेज, यानी मॉडल कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे कांट और कुड का यूज करना हम यहाँ पे सीखते हैं इनेबिलिटी एंड पास्ट प्रेजेंट कैपेबिलिटी में। कांट का सबसे पहले प्रयोग कहाँ होता है? कांट, इसके प्रयोग जो है वो हमेशा नकारात्मक रूप में होते हैं। जैसे कि आई कांट डू इट, यानी कि मैं इसको नहीं कर सकता, आई कांट डू इट। आई कांट रीड इट, यानी कि मैं इसको नहीं पढ़ सकता। यू कांट गो देयर, यानी तुम वहाँ नहीं जा सकते। कांट वी हैव ए नॉर्मल डिनर, यानी कि हम एक नॉर्मल डिनर नहीं कर सकते। सी कांट बी ए डॉक्टर, यानी कि वह डॉक्टर नहीं बन सकती है। ही फेल एज स्लीप लास्ट नाइट सो ही कुड नॉट कंप्लीट द प्रेजेंटेशन, यानी कि वह पूरी रात जो है वो पूरी रात सो गया लास्ट नाइट, इसलिए वो अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे जो है आई कांट डू इट मतलब क्या है? इनएबिलिटी को दर्शा रहा है। आई कांट रीड जो है इनकैपेबिलिटी को दर्शा रहा है। यू कांट गो देयर जो है वो नॉट अलाउड को दर्शा रहा है। कांट वी हैव नॉर्मल डिनर जो है ये पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। एंड सी कांट बी ए डॉक्टर जो है ये आपका एजम्पशन को दर्शा रहा है। और ही फेल एज स्लीप लास्ट नाइट सो ही कुड नॉट कंप्लीट द प्रेजेंटेशन, निगेटिव पार्ट और डिडक्शन को दर्शा रहा है। ठीक है, तो कांट का उपयोग करना आपने सीख लिया और समझ लिया। अब देखते हैं कुड का प्रयोग करना। कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? कुड का प्रयोग होता है भूतकाल की योग्यता और क्षमता के लिए। जैसे कि आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, यानी कि मैं बहुत फास्ट दौड़ता था जब मैं नौजवान था, यानी कि युवा था। तो यहाँ पे इसका यानी कि कुड का प्रयोग हमेशा भूतकाल में होगा, यानी कि पास्ट टेंस में होगा, ये याद रखिएगा। वर्तमान या भविष्य की आज्ञा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वर्तमान में अगर इसका प्रयोग करना है कुड का, तो आप आज्ञा के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे कि कुड आई बाई ए पेट, कुड आई बाई ए पेट, यानी कि क्या मैं इस पेट को खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है या तो भविष्य की आज्ञा ली जा रही है या फिर वर्तमान का इसका प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में संभावना में इसका प्रयोग होता है।
जैसे कि द हाउस कुड बी लॉक फ्रॉम इनसाइड, यानी कि हो सकता है कि ये जो हाउस है वो लॉक हो इनसाइड से। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगला है आपका कुड और मे का प्रयोग। कुड में हम आगे जो है आकस्मिक संभावना या योग्यता के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इफ़ आई कुड कैच ए ब्रेक आई वुड फील रिफ्रेश, यानी कि अगर हम एक छोटा सा ब्रेक हमको मिल जाता है तो हम एक बहुत फ्रेश अपने आप को महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आकस्मिक संभावना और योग्यता के स्थिति में भी हम जो है वो कुड का प्रयोग करते हैं। अगला आता है आपका विनम्र प्रार्थना, यानी कि कुड कुड पोस्ट दीज फॉर मी प्लीज़, यानी कि क्या तुम ये पोस्ट जो है मेरे लिए पोस्ट कर सकते हो प्लीज़। तो यहाँ पे जो है विनम्र प्रार्थना के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। घबराहट या बेचैनी का प्रयोग भी हम वर्तमान में करते हैं कुड का प्रयोग। जैसे कि व्हाट हैव यू प्लान फॉर हिज बर्थडे, तो घबराहट या बेचैनी के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। व्हाट हैव यू प्लान फॉर हिज बर्थडे, यानी कि तुम अपने बर्थडे पे क्या प्लान कर सकते हो। सामान्य आज्ञा जो है भूतकाल में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे कि दे कुड थ्रो ए पार्टी दिस संडे, यानी कि वो जो है इस संडे को एक पार्टी दे सकता है। अगला है संभावना, यानी कि यदा कदा इसका प्रयोग होता है। जैसे कि ही कुड बी वेरी मीन, ही कुड बी वेरी मीन, यानी कि यहाँ पे कुड जो लगा हुआ है ये संभावना को दर्शा रहा है। यदा कदा ही इसका प्रयोग होता है। भूतकाल या अपूर्ण काल में भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही कुड हैव बॉट इट फॉर यू, यानी कि वह जो है तुम्हारे लिए वो सामान खरीद सकता है। अब दोस्तों आता है मे का प्रयोग। मे का प्रयोग जो होता है वो औपचारिक आज्ञा में होता है। जैसे कि मे आई आस्क यू फॉर ए डांस सर, यानी कि वो अपने सर से एक आज्ञा चाह रहा है कि क्या मैं डांस कर सकता हूँ। आगे संभावना के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही डिड नॉट हैव ए नाइस डे सो ही माइट बी ग्लोमी। ठीक है, तो यहाँ संभावना की बात हो रही है, यानी कि जहाँ संभावना की बात होगी ही डिड नॉट हैव ए नाइस डे, यानी उसका दिन अच्छा नहीं रहा। सो ही माइट बी ग्लूमी, फिर भी जो है वो ग्लूमी महसूस कर सकता है। आशीर्वाद के लिए भी है जो हम मे का प्रयोग होता है। मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि ईश्वर करे तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो, यानी कि ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। आगे संभावना में भी इसका प्रयोग होता है मे का। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू मे सक्सीड, यानी कि तुम अगर मेहनत करते हो तो तुम सफल जरूर होगे। तो यहाँ पे संभावना दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ भी आपका जो है वो मे का प्रयोग होता है। आगे संभावना में अब आगे जो प्रयोग होता है आपका माइट का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा संभावना में। जैसे कि द कॉफ़ी इज अबाउट टू क्लोज सो ही माइट कम नाउ, यानी कि जब ऑफिस क्लोज होगा तो संभावना है कि वो रात में ही कम सो ही माइट कम नाउ, तो फिर वो यहाँ पे आ सकता है। आज्ञा के लिए भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माइट आई ज्वाइन यू, यानी कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे माइट का प्रयोग होता है। प्रार्थना के लिए भी माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू माइट हेल्प मी विद माई प्रेजेंटेशन, कि क्या आप मेरी जो है वो प्रेजेंटेशन में मदद कर सकते हैं, आप मेरी प्रेजेंटेशन में मदद कर सकते हैं, यहाँ माइट का प्रयोग होगा। प्रार्थना के लिए भी, झुंझलाहट के लिए भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही माइट हैव यू विद हिम, यानी कि वह मेरे साथ हो सकता है। व्यवहारिक या वास्तविक संभावना के लिए भी माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इट माइट बी ट्रू, यानी कि यस बिल्कुल सत्य हो सकता है। भूतकाल के लिए अनुमान के लिए, जैसे कि सी माइट गो फॉर द मूवी थ्रू सी डज नॉट हैव ए टिकट, यानी कि सी माइट गो फॉर द मूवी, यानी कि वो मूवी के लिए गई होगी। सी डज नॉट हैव ए टिकट, हो सकता है उसके पास टिकट न रहा हो। निंदात्मक प्रार्थना के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू माइट नीड ए कॉफ़ी, ठीक है, यू माइट नीड ए कॉफ़ी, तो एक तरीके से निंदा भी हो रही है, इनको कॉफ़ी की जरूरत हो सकती है। ठीक है, तो निंदात्मक प्रार्थना होता है। और प्रभावी परामर्श के लिए भी हम प्रयोग करते हैं माइट का। जैसे कि यू हैव फेल्ड मैनी टाइम्स इवन इफ़ यू लाइक यू मे ट्राई वंस मोर, यानी कि यू हैव फेल्ड मैनी टाइम, तुम बहुत बार फेल हो चुके हो। तो एक तरीके से हम तुमको अप्रभावी परामर्श दे रहे हैं कि इवन इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो यू मे ट्राई वंस मोर, यानी तुम चाहो तो एक बार और प्रयास कर सकते हो, यानी कि तुम चाहो तो, यानी कि एक अप्रभावी परामर्श दिया जा रहा है। ठीक है, अब आपका आगे आता है शैल नॉट का प्रयोग। क्या? शैल नॉट। प्रॉमिस यू शैल नॉट गो विद हिम, यानी कि तुम वादा करोगे तुम उसके साथ नहीं जाओगे।
तो यहाँ पे शैल नॉट का प्रयोग हो रहा है। दे शैल नॉट बी बैक फ्रॉम द डेट, यानी कि नो इंटीमेशन, यहाँ पे क्या है, नो इंटीमेशन का प्रयोग हो रहा है। दे शैल नॉट बी बैक फ्रॉम द डेट, यानी कि वो डेट से पहले नहीं आना चाहिए। ही शैल नॉट आर्ग्यू विथ हिज डैड, यानी कि वो उसको अपने डैड के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। नो विलिंगनेस दर्शा रहा है। जैसे कि विल का प्रयोग कहाँ होता है, विल का प्रयोग होता है, अब आता है आपका आगे विल का प्रयोग कहाँ होता है, वादा के लिए। जैसे एग्जाम्पल, आई विल लेट यू नो व्हेन मेल अराइव, यानी कि मैं वादा करता हूँ कि जब मेल पहुँचेगा वहाँ पे, आई विल लेट यू नो, मैं तुमको बताऊँगा, व्हेन मेल अराइव, जब मेल पहुँच जाएगा। तो इच्छा के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। आई विल बाई एन SUV, यानी कि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं एक SUV कार खरीदूँ। इरादा के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वी विल पेंट द हाउस आवरसेल्फ, यानी कि मैं अपना घर खुद पेंट करना चाहता हूँ। दृढ़ निश्चय के लिए भी हम करते हैं विल का प्रयोग। वी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय 12 PM, यानी कि 12 बजे के पहले, 12 बजे तक हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। हॉट के लिए भी, जैसे कि वाट एवर ही वांट मी टू डू आई विल डू इट, यानी कि वाट एवर ही वांट मी टू डू, यानी कि वो मुझसे क्या चाहता है कि मैं आई विल डू इट, यानी कि मैं उसको कर दूंगा। भविष्यवाणी के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि सी विल पास हर एग्ज़ाम विद गुड ग्रेड्स, यानी कि मैं भविष्यवाणी एक तरीके से, सी विल पास हर एग्ज़ाम, वो अपना एग्ज़ाम पास कर लेगी बहुत अच्छे ग्रेड के साथ, ये भविष्यवाणी हो रही है। अब दोस्तों इसके बाद आपका आता है, शैल नॉट और विल का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद आपका आता है आगे विल में ही आगे कंटिन्यू करते हैं। आमंत्रण या निवेदन के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि विल यू गो टू द डांस विद मी प्लीज़, यानी कि एक तरह से निवेदन भी कर रहा है और आमंत्रण भी दे रहा है कि विल यू गो टू द डांस, यानी कि क्या मेरे साथ वो डांस करने के लिए जाएगी, और विनम्र निवेदन भी है। सहमति के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इफ़ यू विल हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता करेंगे, विद कोर्स आई विल रिटर्न योर कॉमिक, यानी तो मैं आपकी कॉमिक को रिटर्न करूंगा। नियोजन और व्यवस्थाओं के लिए भी विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द स्टोर विल रीओपन ऑन ट्यूसडे, यानी कि वो स्टोर जो है दोबारा ट्यूसडे को खुलेगा। विनम्र निर्देश और आदेश के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू विल प्रेजेंट योर आइडिया ऑन दिस टॉपिक, यानी कि आप अपना आइडिया इस प्रेजेंट टॉपिक पे दे सकते हैं। भावी अनुमान के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं कि दे विल हैव फन इन डिज्नीलैंड, यानी कि वे डिज्नीलैंड में क्या फन करेगा। वुड नॉट का प्रयोग इसके बाद आपका आता है वुड नॉट। इसका प्रयोग नकारात्मक के लिए, नहीं कि नॉट लगा हुआ है तो इसका प्रयोग हमेशा नकारात्मक रूप में होगा। जैसे कि वुड नॉट यू टेक मी ऑन ए डेट, जैसे कि ये इन्विटेशन है। वुड नॉट यू टेक मी ऑन ए डेट, यानी कि क्या तुम मुझे एक दिन समय नहीं दे सकते। सी वुड नॉट कंप्लीट हर वर्क टिल द लास्ट मोमेंट, यानी क्या है, नेगेटिव डिडक्शन को दिखा रहा है। सी वुड नॉट, यानी कि वो अपना जो है काम लास्ट समय तक भी पूरा नहीं कर पाई। उसके बाद आता है आपका शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो शुड का प्रयोग होता है आपका बाध्यता और तर्कसंगत आवश्यकता के लिए। जैसे कि सी शुड बी इन क्लास ऑन टाइम, यानी उस महिला को अपने क्लास में बिल्कुल टाइम से पहुंचना चाहिए। एक तरीके से बाध्यता भी है और तर्कसंगत भी है और आवश्यकता भी है। फिर परामर्श के लिए भी शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू शुड बी मोर अटेंटिव इन क्लास, यानी कि एक परामर्श दिया जा रहा है कि आप अपने क्लास में और अटेंटिव हो सकते हैं। बहुत कम संभावित कंडीशन बनते हुए भी हम जो है शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शुड यू बी मोर पोलाइट व्हेन यू टॉक टू योर मदर, यानी कि आप अपनी माताजी से बात करते समय और विनम्र हो सकते थे या हो सकते हैं। क्यों प्रकट करते हुए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई डू नॉट विश दैट यू शुड टेक डांस क्लासेस, यानी कि आई डू नॉट विश दैट, यानी कि मैं यह इच्छा नहीं करता हूँ कि तुम जो है वो डांस क्लास तुमको करना चाहिए। यानी कि आई डू नॉट विश दैट यू शुड टेक डांस क्लास, यानी कि मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि तुम ये डांस क्लास क्यों कर सकते हो। आशा प्रकट करते हुए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही शुड बी मोर पंक्चुअल इन क्लास, यानी कि तुम जो है अपने क्लास में और पंक्चुअल
हो जाओगे। ही शुड बी मोर पंक्चुअल इन क्लास, यानी आपको अपने क्लास में और पंक्चुअल होना चाहिए। उद्देश्य प्रकट करते हुए, जैसे कि बी केयरफुल व्हेन यू आर आउट एट नाइट, यानी आप जब रात में घर से बाहर निकलते हैं तो आपको और अधिक केयरफुल होने की ज़रूरत पड़ती है। लेस्ट यू शुड बी इन अ ट्रबल, या नहीं तो आप जो है ट्रबल में पड़ सकते हैं, समस्या में पड़ सकते हैं। आगे प्रकट करते हुए भी हम जो है प्रयोग करते हैं। अब आपका आगे प्रयोग होता है वुड का। वुड का प्रयोग आगे होता है। वुड का प्रयोग हम डिज़ायर, प्रेशर और कंडीशन में करते हैं, जैसे कि प्रकट करते हुए, जैसे वुड दैट आई वोन ए रेस्टोरेंट, यानी कि हम चाहते हैं वुड दैट आई वोन ए रेस्टोरेंट, यानी कि हम जो है इस रेस्टोरेंट को ओन कर सकते हैं, इनकी डिज़ायर कर सकते हैं, ये मेरी कैपेबिलिटी है। फिर ओनली इसके साथ वुड का प्रयोग होता है। इफ़ ओनली ही वुड पे अटेंशन टू डिटेल, यानी कि अगर आप चाहें तो केवल आप अपना अटेंशन पाने के लिए डिटेल दे सकते हैं। अनिश्चय के लिए भी, अनिश्चय बनाते हुए भी जो है हम वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ही वुड हेल्प इफ़ ही वेयर आस्क्ड, यानी कि वह उसकी मदद करेगा अगर वो कुछ कहेगा तो। इच्छा प्रकट करने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वुड यू प्लीज़ अलाउ मी टू लीव, यानी कि क्या मुझे आप यहाँ से जाने दे सकते हैं, क्या मुझे आप यहाँ से जाने देंगे। दबाव डालने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू वुड बियर द यू वुड बियर द कंसिक्वेंस, यानी कि यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आपको जो है ये कंसिक्वेंस पूरा करना चाहिए, जो दबाव डाला जा रहा है। संभावना जहाँ हो वहाँ भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि दैट वुड बी हिज टीचर, यानी कि हो सकता है ये तुम्हारी टीचर हो। इच्छा शक्ति की प्रधानता के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आई थिंक आई वुड रैदर लाइक टू कॉल इट ऑफ, यानी कि आई थिंक आई वुड रैदर, यानी कि मैं ये सोचता हूँ कि उसको जो है कॉल करने से पहले लाइक किया जाए। कम संभव यानी कंडीशन सेंटेंस में भी जो है इसका प्रयोग करते हैं वुड का, जैसे कि इफ़ आई सेड समथिंग, यदि हम कुछ कहेंगे, ही वुड हैव शाउटेड एट मी, यानी कि वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगेगा। तो कम संभव कंडीशन सेंटेंस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। असंभव कंडीशन वाक्यों में भी जो है वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हैड ही लेफ्ट अर्ली, यानी कि अगर वो जल्दी छोड़ देता है, ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो वो अपना ट्रेन जल्दी पकड़ सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट और यूज का प्रयोग, यूज टू का प्रयोग करते हैं। इन सबों का प्रयोग ज़्यादातर जो है वो ड्यूटी, हैबिट और ऑब्लिगेशन के लिए होता है। ऑट टू का प्रयोग कहाँ होता है? ऑट टू का प्रयोग होता है नैतिक कर्तव्य में, जैसे कि यू ऑट टू टेक केयर ऑफ़ योर डॉग, यानी कि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। यू ऑट टू टेक केयर ऑफ़ योर डॉग, यानी आप अपने कुत्ते की जिम्मेदारी ध्यान से करें। परामर्श के लिए भी ऑट टू का प्रयोग होता है, जैसे कि यू ऑट टू वॉक डेली, यानी कि आपको डेली टहलना चाहिए। आशा के लिए भी हम ऑट टू का प्रयोग करें, जैसे कि दे ऑट टू कंप्लीट द प्रेजेंटेशन, यानी कि आपको प्रेजेंटेशन जो है वो करना चाहिए। भूतकाल अनुमान के लिए भी जो है वो ऑट टू का प्रयोग होता है, जैसे कि सी ऑट टू हैव रीच हर ऑफिस, यानी कि वह अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी। ठीक है, सी ऑट टू हैव रीच हर ऑफिस, यानी वो अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी। भूतकाल का अपूर्ण कार्य करने के लिए भी हम इसका ऑट टू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सी ऑट टू हैव मेल्ड इट यस्टरडे, हो सकता है कि वो अपना जो है वह मेल यस्टरडे को कर चुकी सकती थी। नीड नॉट का प्रयोग कहाँ होता है? अब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और नॉट नेसेसरी, बाध्यता का अभाव या अनिवार्यता नहीं, जैसे कि यू नीड नॉट ट्रैवल बाय एयर, यानी कि यू नीड नॉट ट्रैवल बाय एयर, यानी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एयर से ही सफ़र करें, यात्रा करें। पास्ट एक्शन नाइदर नेसेसरी नॉर ऑब्लिगेटरी विद नीड नॉट परफेक्ट इनफाइनाइट, भूतकालिक कार्य जिसमें अनिवार्यता नहीं थी, जैसे कि यू नीड नॉट हैव डन इट, यानी आपको ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ को कंप्लीट करने की।
डेयर नॉट का प्रयोग, अब्सेंस ऑफ करेज यानी साहस का अभाव, जैसे कि ही डेयर नॉट टच मी, यानी कि इसमें जो साहस का अभाव था। ही डेयर नॉट टच मी यानी उसके में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमको टच कर सके। यूज टू का प्रयोग होता है आपका पास्ट हैबिट यानी कि भूतकालिक आदतों के लिए, जैसे कि आई यूज टू एक्सरसाइज डेली एट ए यंग एज, यानी कि जब मैं यंग एज में था तो मैं डेली एक्सरसाइज करता था। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आज जो देखा है वो सभी मॉडल्स को देखा है। विल, वुड, शुड, वुड, शैल नॉट, माइट, मे, कुड, कांट, मॉडल ऑक्सिलरीज, पंक्चुएशन, रूल, यूज ऑफ द डिफिनिट ऑन इनडेफिनिट आर्टिकल और आर्टिकल। इस सब चीज़ों को आज हमने इस ग्रामर के क्लास में देखा है। उम्मीद करता हूँ ये ग्रामर का क्लास आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।